ये कहानी है उन दिनों की जब भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। उन दिनों सरकार ने नमक का नया नया विभाग बनाया था और लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। ये कहानी है वंशीधर की ईमानदारी और सच्चाई की। आज वंशीधर का परिवार बहुत खुश है। उसको सरकार द्वारा दारोगा नियुक्त किया गया है। आइए इस खुशी के मौके पर उसके घर चलते हैं। बेटा, अब तो सारे गांव में हमारा ही नाम होगा। हमारा बेटा दरोगा जो बन गया है। बापू, ये सब तो तुम्हारे और माँ के आशीर्वाद का फल है। वो तो सही है बेटा, पर मुझे ही पता है कि मैंने आज तक घर की गाड़ी कैसे खींची है। अरे एक मामूली सी हवलदार की नौकरी में क्या होता है, पर अब घर की सारी जिम्मेदारियां तुझ पर आ गई हैं। क्यों चिंता करते हो बापू? घर और सवारी तो सरकार से ही मिल जाएगी। खाने पीने का खर्चा निकाल के बाकी तनख्वाह तुमको ही भिजवा दिया करेंगे। अब तनख्वाह तो ठीक है, पर आजकल की महंगाई में सिर्फ सरकारी तनख्वाह से गुजारा नहीं होता। नजर तो ऊपरी कमाई पर होनी चाहिए। ईमानदारी का पाठ पढ़ते पढ़ते बड़े हुए वंशीधर को उसके बापू की बातें जरा भी रास न आई। उसने तो जैसे बेईमानी न करने की कसम खा रखी थी। यही कारण था कि वो सरकार के आला अफसरों की नजरों में ऊपर चढ़ता जा रहा था। पर उसके साथी उसके इस रवैये से परेशान थे, क्योंकि न तो वह खुद खाता था और न ही किसी को खाने देता था। एक दिन रात को पहरा लगाते हुए वंशीधर ने देखा कि नदी के किनारे बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं। पूछने पर पता चला कि गाड़ियों में नमक की बोरियां थी जो पंडित आलोपीदीन के गोदाम से जा रही थी। पंडित आलोपीदीन उस इलाके के सबसे बड़े जमींदार थे। इन बोरियों को ले जाने पर जब वंशीधर ने अपना ऐतराज जताया तो सबसे पीछे वाली गाड़ी में बैठे हुए पंडित जी खुद बात करने चले आए। बाबूजी आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसी कौन सी खता हो गई कि हमारी गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। सरकारी हुक्म? हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा आपको तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? खबरदार, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों में अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चालान देना होगा। आपको कालाबाजारी और रिश्वतखोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। सोच लीजिए दारोगा साहब, हमें हिरासत में लेके कहीं आप गलती ना कर बैठे। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। ये लीजिए, एक छोटा सा नजराना पेश करता हूँ। नजराना तो हमें देना है आपको, आपके हाथों में हथकड़ियां लगाकर। अरे दारोगा जी, आप तो नाराज ही हो गए। ये कम लग रहे हैं तो बाप बताइए, 15,000, 30,000 कितने? आलोपीदीन की तमाम कोशिशों के बावजूद दरोगा वंशीधर टस से मस न हुआ और आलोपीदीन को कालाबाजारी और रिश्वतखोरी के जुर्म में गिरफ्तार करके उसने आलोपीदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। पर जिन पैसों से आलोपीदीन सरकारी दारोगा को खरीद सकता था, उन्हीं पैसों से उसने गवाह और सबूत दोनों को ही खरीद लिया। अदालत ने तमाम सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए पंडित जी को बाइज्जत बरी कर दिया। दरोगा वंशीधर को ऐसे शरीफ इंसान पर गलत आरोप लगाने के जुर्म में नौकरी से बर्खास्त कर दिया। अरे लानत है ऐसी समझ पर।
मेरा तो पढ़ाना लिखाना सब व्यर्थ हो गया। अरे पढ़ लिख कर लोग सयाने होते हैं, दुनियादारी सीखते हैं। तुम्हारी तो मती मारी गई है। कितना समझाया था तुमको कि इस ईमानदारी में किसी को कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु हमें माफ कर दो, हमारे मुंह पर तो कालिक पुत गई। अरे ऐसा नालायक लड़का निकला है। अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? माफी मांग, पांव पड़ हुजूर के। अरे गंगाधर, तुम रहे हवलदार के हवलदारी। घूरे में एक फूल खिला, सबने देखा पर तुम नहीं देख पाए। तुम्हें तो फक्र होना चाहिए ऐसे सपूत पर। दारोगा साहब, आपने मेरी दौलत का सारा नशा उतार दिया। आपकी ईमानदारी के सामने मेरी पूरी जिंदगी की बेईमानी छोटी पड़ गई। दारोगा साहब, इसे जमाना साजी मत समझिएगा। ये दुनियादारी नहीं है। अगर ये दुनियादारी होती तो मैं खुद आपके पास चलकर नहीं आता। मैं आपको अपने अमले शाही का दीवाने आली मुकर्रर करना चाहता हूँ। 10,000 सालाना तनख्वाह और सवारी घोड़ा रहने के लिए बंगला और नौकर चाकर मुफ्त।